चलिए जी, क्या हाल है दोस्तों। बेसिकली हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कल हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर शुरुआत की थी, जहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक वन शॉट्स के ज़रिए हम लोग बेसिकली धीरे धीरे करके ये पूरा एक्ट कवर करेंगे ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सके। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बेसिकली आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ऑल अबाउट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो मैं छोटा सा वीडियो आज के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अबाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, राइट। अगेन अगेन ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव आप किसी भी फील्ड के अंदर हो, इर्रेस्पेक्टिव आप किसी भी लेवल के अंदर हो, कोई भी स्ट्रीम के अंदर हो, आप ये लेक्चर्स के फायदे जरूर उठा सकते हो। बेसिकली मैं आपके साथ अभी आज किसके बारे में डिस्कस करूंगा, कल हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझने की कोशिश की थी कि एक एग्रीमेंट के अंदर कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होनी चाहिए ताकि हम लोग उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट का रूप दे सके, राइट। बट हम लोगों ने कल लास्ट में जब लेक्चर कंप्लीट हो रहा था तो लेक्चर को कंप्लीट होते समय हम लोगों ने ये भी देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसा है। कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए एग्रीमेंट के साथ सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होना चाहिए, ये चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर है। लेकिन एग्रीमेंट कैसे बनता है, तो वहां पे अपने को समझ में आया कि बॉस अग्रीमेंट तब बनता है जब प्रॉमिस के साथ आप उसके कंसिडरेशन जोड़ते हो, और प्रॉमिस कैसे बनता है, जब आप ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस जोड़ते हो। मतलब अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट अवेयर कि ऑफर क्या होता है, ऑफर से रिलेटेड क्या लीगल रूल्स है, ऑफर से रिलेटेड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या बात की है, हाउ कैन वी गो अहेड विद द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो सबसे पहले अपन बेसिकली ऑफर के बारे में समझेंगे, राइट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 2A बेसिकली बात करता है ऑफर के बारे में, तो हम लोग ऑफर के बारे में समझेंगे, ऑफर के बारे में लीगल रूल्स के बारे में समझेंगे, एंड डेफिनेटली देन विल बी गोइंग टू एक्सेप्टेंस वाला पार्ट, क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस को जोड़ के ही बेसिकली प्रॉमिस बनता है जिसके साथ हम लोग कंसिडरेशन जोड़ते हैं एंड अल्टीमेटली हमारा अग्रीमेंट जन्म लेता है। एंड एग्रीमेंट के अंदर सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने के बाद यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको पहले से ही क्लैरिफाई कर देता हूं, जब भी बात मैं यहाँ पे आपके साथ ऑफर की करता हूं ना, ऑफर का बेसिकली यहाँ पे दूसरा नाम भी है, दैट इज प्रपोजल। मतलब आप चाहे ऑफर बोलो, आप चाहे प्रपोजल बोलो, बात एक ही हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफर, राइट। तो एज फार एज ऑफर इज कंसर्न, सेक्शन नंबर 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर गोइंग इनटू थियोरेटिकल एस्पेक्ट, थोड़ा सा लॉजिकली प्रैक्टिकली डे टू डे ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ बात करता हूं ताकि यू गेट द कंप्लीट पिक्चर कि व्हाट ऑफर इज ऑल अबाउट, राइट। मान के चलते हैं बेसिकली मुझे अगर आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन करना है या मुझे आपको अपनी गाड़ी बेचनी है, राइट। मैं आपको बोलता हूं कि बॉस मेरे पास एक कार अवेलेबल है, ये कार मैं आपको 20 लाख रुपीस में बेचने के लिए तैयार हूं, क्या आप मेरे से परचेस करेंगे, है ना। जहां पे एक पर्सन, राइट, दूसरे पर्सन को कुछ ऑफर करने की कोशिश कर रहा है, सर यहां पे भी अपने को दो पार्टीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि एक पर्सन खुद को ही ऑफर और खुद को ही एक्सेप्टेंस कभी नहीं दे सकता है, क्योंकि हम लोग बेसिकली कल भी पढ़ के आए थे कि कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए कम से कम हमको दो पार्टीज की जरूरत पड़ती है। एक वो पार्टी होता है जो ऑफर देगा एंड दूसरा वो पार्टी होता है जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, राइट। इमेजिन अ सिचुएशन, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, मुझे अगर मेरी कार बेचनी है, राइट, ये कार बेचने के लिए मैं अगर आपको कोई चीज बात कर रहा हूं, मैं अगर आपके सामने प्रपोजल रख रहा हूं कि विल यू बी परचेसिंग दिस कार फॉर ₹20 लाख, तो क्या मैं इसको ऑफर के कैटेगरी के अंदर आ सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मेरा ये ऑफर एक्सेप्ट कब होगा? जब आप मेरी बात के ऊपर हाँ में हाँ मिलाएंगे, ठीक है। जब तक मैं आपको जो ऑफर दे रहा हूं उसके ऊपर जब तक मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है तब तक हमारा ट्रांजैक्शन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आप मेरे दिए हुए ऑफर को एक्सेप्ट करोगे, या तो आप मेरे दिए हुए ऑफर को रिजेक्ट करोगे, या तो आप मेरे दिए हुए ऑफर के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ला लोगे, या तो फिर थोड़ा बहुत चेंजेस एक्सपेक्ट करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, मैंने जब आपको प्रपोज किया कि सर मुझे ये कार 20 लाख रुपीस में बेचनी है, क्या आप परचेस करेंगे? तो इसका सीधा सीधा एक जवाब हाँ आ सकता है। एंड व्हेन यू यूज द वर्ड हाँ, व्हेन यू गिव द कंसेंट, व्हेन यू गिव द एसेंट, इसका मतलब मैंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताए हैं, मैंने जो प्राइस आपको कोट किया है, ये सारी की सारी चीजें आपको एक्सेप्टेबल है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हम लोगों ने देखा है बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि जिसके अंदर अच्छा खासा नेगोशिएशन किया जाता है। तो क्या नेगोशिएशन करने के बाद भी ये ऑफर एग्जिस्टेंस में रहता है? तो ये सारी चीजों का जवाब बेसिकली हमको इस छोटे से वीडियो के अंदर मिल जाएगा। प्रैक्टिकली अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, जब भी एक व्यक्ति अपनी किसी भी चीज को बेचने के लिए, अपने किसी भी सर्विसेज को बेचने के लिए अगर वो ऑफर करता है, प्रपोजल सामने रखता है, तो उस चीज को हम लोग ऑफर के कैटेगरी के अंदर लाते हैं।
सामने वाला व्यक्ति अगर आपको ऑफर दे रहा है तो बट ऑब्वियसली व्हाट कैन बी द बेसिक रीजन कि आप उसके ऑफर को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब आप ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तो ये जो भी चीज आपको ऑफर कर रहा है, जो भी प्रोडक्ट आपको ऑफर कर रहा है, ये आपको मिल जाएगी एंड इसके बदले में सामने वाला बंदा इज सपोज टू गिव यू समथिंग दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। ये अपन ने कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। सो ये एक बेसिक एग्जांपल को ध्यान में रखते हुए सेक्शन नंबर 2A को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो सेक्शन नंबर 2A अपने को क्या बात करता है कि व्हेन वन पर्सन राइट सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझना है, जब भी मैं आपके साथ दो लोगों के बारे में बात करता हूं, जो पार्टी आपको ऑफर दे रहा है ना उसको यहाँ पे ऑफरर के नाम से जाना जाता है एंड जिसको ऑफर दिया जाता है उस पर्सन को यहाँ पे ऑफरी के नाम से जाना जाता है। एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस? जब एक पर्सन अपनी इच्छा जाहिर करता है, राइट। अच्छा, एक पर्सन जब अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है किस चीज के लिए, कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, तो भी आप इसको ऑफर के डेफिनेशन के अंदर ला सकते हो। मैं एक एक करके आपको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ऑफर के डेफिनेशन को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला डेफिनेशन का पार्ट तो अपने को यह बताता है कि जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है दूसरे के आगे, मतलब हु इज दिस वन पर्सन? दिस वन पर्सन इज बेसिकली नोन एज ऑफरर एंड हु इज दिस अनदर पर्सन? दिस अनदर पर्सन इज बेसिकली नोन एज ऑफरी, यानी जिसको आप ऑफर दे रहे हो। अब ऑफरी के हाथ में कंप्लीटली चॉइस है, वो चाहे तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है, वो चाहे तो इस ऑफर को डिनाई भी कर सकती है, वो चाहे तो इस ऑफर के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस भी ला सकती है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है जी। अच्छा, क्यों एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस हो रहा है? क्यों आप अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे हो, राइट? कुछ करने के लिए, टू डू, यानी यहां पे आपका पॉजिटिव एक्ट कवर अप हो जाता है, राइट। एंड सेकेंडली एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब यहां पे कुछ नहीं करने के लिए भी अगर आप बात करते हो तो भी वो ऑफर के अंदर आ जाता है एंड एब्सटेन फ्रॉम डूइंग को यहां पे नेगेटिव एक्ट करके देखा जाता है, राइट। सो टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, व्हाई इट इज डन? इट इज डन विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पार्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंट? एसेंट का मतलब होता है कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब यहां पे होता है रजामंदी। सिंपल सी बात है। सेक्शन नंबर 2A के डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोगों ने इस डेफिनेशन को टोटल मिला के 3 हिस्सों के अंदर बांटा है। पहला हिस्सा आपने को बताता है कि जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, राइट। सो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब भी अपनी इच्छा जाहिर करता है तो वो क्यों करता है? क्योंकि सामने वाले बंदे से उसका एक्सपेक्टेंस एक्सेप्टेंस एक्सपेक्टेड है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, मैं अगर किसी मेरी फ्रेंड को बोल रहा हूं कि लेट अस गो फॉर डिनर टुनाइट, राइट। सो दिस इज एन ऑफर, राइट। व्हाई आई एम गिविंग दिस ऑफर? बिकॉज आई नीड कंसेंट, राइट। सो जब तक सामने वाला बंदा इस चीज के ऊपर कंसेंट नहीं देता है तब तक वो प्रॉमिस का रूप नहीं लेता है एंड जब तक वो प्रॉमिस का रूप नहीं लेगा हम लोग उसको एग्जीक्यूशन कैसे कर पाएंगे, हम लोग उस चीज को आगे कैसे लेके जाएंगे। सो ऑफर का पहला हिस्सा जो डेफिनेशन का बात करता है दैट इज वन पर्सन इज एक्सप्रेसिंग हिज विलिंगनेस, राइट। किस चीज की विलिंगनेस है? टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। क्या आप शाम को आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगे? दिस इज टू डू समथिंग। क्या आज शाम को आप कहीं और नहीं जाएंगे? दिस इज नॉट टू डू समथिंग, राइट। तो टू डू समथिंग यानी पॉजिटिव एक्ट है, ये भी चीज कवर्ड है। नॉट टू डू समथिंग यानी नेगेटिव एक्ट है, ये भी चीज कवर्ड है। हम लोग अपनी इच्छा को क्यों जाहिर कर रहे हैं? इसका बेसिक पर्पस है कि मुझे सामने वाले बंदे का एसेंट हासिल करना है, कंसेंट हासिल करना है, इतना चीज अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है जी। सो यहीं पे बेसिकली अपने को सेक्शन नंबर 2A का पूरा ग्लिम्स मिल जाता है। अब सेक्शन नंबर 2A को लेमन लैंग्वेज के अंदर एक एक चीज पढ़ते हैं कि अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब के अपने ऑफर को वैलिड ऑफर बनना है तो उसके अंदर कौन सी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एक एक करके अपन चीजें पढ़ते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला, अगर आपको वैलिड ऑफर बनाना है तो आपका ऑफर कैसे हो सकता है? आपका ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब इम्प्लाइड और अगर मैं एक्सप्रेस की आपके साथ बात करता हूं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू? मेरी बात ध्यान से समझना, राइट। इमेजिन अ सिचुएशन जहां पे बेसिकली आप कहीं बैठे हो, मैं कहीं पे बैठा हूं। देयर आर 2 वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ यू। एक है जहां पे मैं स्पेसिफिकली शब्दों का यूज कर रहा हूं, चाहे मैं लिख के दूं, चाहे वर्बली मैं आपके साथ बात करूं, एंड सेकेंडली जहां पे मैं इशारों में आपके साथ बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं आप कहीं मेरे से दूर बैठे हो, राइट। तो जब आप मेरे से दूर बैठे हो तो पॉसिबिलिटी है मुझे अगर आपके साथ कम्युनिकेट करना है तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा? या तो मैं आपको टेक्स्ट करूंगा। सो अगर मैं आपको टेक्स्ट कर रहा हूं विद द यूसेज ऑफ वर्ड्स तो ये ऑफर बेसिकली मेरा क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस ऑफर हो जाएगा। एंड इम्प्लाइड ऑफर का मतलब क्या होता है? इशारों में बात करना। आप वहां बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं, विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड मैं अगर आपको इस तरीके से कुछ इशारा कर रहा हूं, इसका मतलब मैं चाय पीने की आपके साथ बात कर रहा हूं, राइट। सो आप जैसे ही अपनी जगह से उठ के मेरे तरफ आते हो, दिस शोज कि आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया है। तो ये तो हो गई पहली पॉइंट, है ना। सो आपका ऑफर कैसे हो सकता है? एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस ऑफर होने के लिए देयर शुड बी यूसेज ऑफ वर्ड्स एंड इम्प्लाइड ऑफर होने के लिए
सारी की सारी बात इशारों इशारों में आ जाती है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सेकंड, आपका ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है एंड जनरल भी हो सकता है। थोड़े समय के बाद मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ ऑफर के बारे में चीजें डिस्कस करूंगा। व्हाट इज स्पेसिफिक ऑफर, व्हाट इज जनरल ऑफर, व्हाट इज काउंटर ऑफर, व्हाट इज क्रॉस ऑफर, ये सारी की सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूं। बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जनरल ऑफर यानी वो ऑफर होता है जो आप पब्लिक एट लार्ज को देते हो, यानी एनीवन इन द पब्लिक कैन एक्सेप्ट द ऑफर, है ना। जो भी पर्सन आपके कंडीशंस को, आपके बताए हुए कंडीशंस को फुलफिल करता है, ऐसे माना जाएगा कि उस पर्सन ने आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया है। एंड स्पेसिफिक ऑफर मतलब वो ऑफर होता है जो आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को बोल रहे हो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, इमेजिन अ सिचुएशन, मेरे काफी सारे दोस्त खड़े हैं एंड काफी सारे दोस्तों में से मैं अगर किसी एक को पॉइंट आउट कर रहा हूं कि क्या आप मेरे साथ चाय पीने चलेंगे, तो दिस ऑफर विल बी कंसिडर्ड एज स्पेसिफिक ऑफर। बट अगर मैं मेरे पूरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड सर्कल में बोल रहा हूं कि क्या आप में से कोई मेरे साथ चाय पीने चलेगा, जो भी मेरे साथ चाय पीने चलना चाहता है वो जल्दी से आके मेरी गाड़ी के अंदर बैठ जाए। सो दिस इज जनरल कंडीशन, दिस इज जनरल ऑफर। मतलब जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं उनमें से जो भी व्यक्ति अगर मेरे गाड़ी के अंदर आके बैठ जाता है, इसका मतलब उसने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो मेरा ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, साथ ही साथ स्पेसिफिक भी हो सकता है एंड जनरल भी हो सकता है। ये चीज अपने को समझना है। जब भी मैं आपके साथ जनरल ऑफर के बारे में बात करूंगा, एक बहुत ही फेमस केस लॉ है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, है ना। अच्छा, ज्यादा तो नहीं बट ठीक है, इसको समझने के लिए मैं दोबारा से बता देता हूं। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, ये बेसिकली जनरल ऑफर का एक केस है। कार्बोलिक स्मोक बॉल बेसिकली एक कंपनी है ना, एक कंपनी थी जिसने बेसिकली स्मोक बॉल बनाने की कोशिश की थी। कार्लिल बेसिकली एक वो व्यक्ति थी जिसने कार्बोलिक स्मोक बॉल के ऑफर को एक्सेप्ट किया। इनका क्या मानना था कि अगर आप हमारे बताए हुए स्मोक बॉल को कंज्यूम करते हो तो आपको डिजीज नहीं होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार्लिल ने बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद जब उन्होंने ये चीज को कंज्यूम किया और उसके बाद भी इनको डिजीज हो गई, राइट, तो इन्होंने क्या कर दिया, कंपनी के आगे जाके अपना क्लेम फाइल कर दिया कि सर मेरे को मेरे हिस्से का रिवॉर्ड चाहिए, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद भी मुझे डिजीज हो चुकी है। तो वहां पे कार्बोलिक स्मोक बॉल ने इनकी क्लेम को डिनाई कर दिया, ये बोल के कि दिस ऑफर वॉज नॉट मेड टू यू स्पेसिफिकली। बराबर है। कोर्ट के पास जब ये मैटर गया, कोर्ट ने क्या बोला कि आपने जनरली ये चीज बोली है कि एनीवन कंज्यूमिंग द स्मोक बॉल विल बी आउट ऑफ द डिजीज। यस। क्या कार्लिल ने आपके स्मोक बॉल को कंज्यूम किया? यस। क्या आपके बताए हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंज्यूम किया? यस। तो इस सिनेरियो के अंदर जितना भी क्लेम कार्लिल ने किया है उतना क्लेम उसको मिलना चाहिए, बिकॉज शी हैज परफॉर्म द कंडीशंस जो भी आपने ऑफर के दिए थे, राइट। सो दिस इज द बेस्ट लैंडमार्क केस अगर मैं आपके साथ जनरल ऑफर के बारे में बात करता हूं तो, ठीक है जी। अच्छा, तीसरी चीज अगर मैं आपके साथ बात करता हूं तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज तो दोस्तों हम लोगों ने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर के अंदर भी देखा था कि आपके कॉन्ट्रैक्ट को, आपके एग्रीमेंट को एनफोर्सिबिलिटी तब मिलेगी जब लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होता है। सो अगर लीगल ऑब्लिगेशन अराइज ही नहीं होगा तो बात आगे कैसे बनेगी? अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट इज द रिजल्ट ऑफ ऑफर। शुरुआत ऑफर से ही होती है ना दोस्तों। तो ऑफर ही अगर वैलिड नहीं होगा तो एक्सेप्टेंस कैसे वैलिड होगा? और प्रॉमिस का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है, एनफोर्सिबिलिटी का सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे अपने को क्लियर कट बता रहे हैं कि अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के परस्पेक्टिव से मेरे साथ बात कर रहे हो तो योर ऑफर शुड बी एबल द पोजीशन टू क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आपका जो ऑफर है वो कैसा होना चाहिए? डिफाइनाइट होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए। ये भी चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आई वांट टू सेल दिस रिमोट, राइट, आपने मुझे पूछा सर ये रिमोट कितने में बेचना चाहते हो? मैंने आपको बोला 25 या 30 हजार में मैं आपको ये रिमोट बेचना चाहता हूं। 25 या 30 हजार, इज देयर अ क्लैरिटी? देयर इज नो क्लैरिटी। सो अनलेस और अंटिल देयर इज नो क्लैरिटी आप ये चीज को आगे नहीं लेके जा सकते हो। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट सर्टन होना चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन शुरुआत कहां से होती है? ऑफर। तो आपका ऑफर ही अगर सर्टन नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा, तो बात कैसे बन पाएगी, राइट। इसके लिए ऑफर सर्टन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा गलती कर बैठते हैं, वो लोग ना मेनली ऑफर को एंड इन्विटेशन टू ऑफर को वन एंड द सेम थिंग करके कंसीडर करते हैं। बट एक चीज ध्यान में रखना, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर ये दो अलग अलग चीजें हैं। ऑफर के अंदर एक पर्सन अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है कुछ करने के लिए और कुछ नहीं करने के लिए। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज उसको सामने वाले बंदे का कंसेंट चाहिए, अप्रूवल चाहिए। इन्विटेशन टू ऑफर के अंदर आपको इनवाइट किया जाता है टू कम एंड मेक अस द ऑफर। सर एग्जांपल के तौर पे मेरे साथ बात करते हो? जी हाँ, समझना मेरी बात ध्यान से, राइट। मैं अगर आपको बोलता हूं कि मेरे पास एक ये रिमोट है, आप में से जो भी व्यक्ति है वो इस रिमोट को अगर परचेस करना चाहता है तो 25,000 रुपीज में मेरे से ये रिमोट परचेस कर सकता है। तो दिस इज क्लियर कट ऑफर, राइट, जहां पे मैं अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा हूं
क्या किस चीज की इच्छा को जाहिर कर रहा हूं? ये रिमोट को सेल करने की इच्छा को जाहिर कर रहा हूं। क्यों जाहिर कर रहा हूं? क्योंकि मुझे इसके ऊपर आपका एक्सेप्टेंस चाहिए, क्योंकि जब आपका एक्सेप्टेंस आएगा उसके बाद ही आप मुझे पैसे देंगे, उसके बाद ही मैं ये रिमोट आपको दे पाऊंगा, राइट। बट जब मैं इन्विटेशन टू ऑफर की आपके साथ बात करता हूं, आप देखो आप कितने बड़े बड़े मॉल्स में जाते हो, बड़े बड़े शॉप्स में जाते हो, तो बड़े बड़े शॉप्स में, मॉल्स में काफी सारी चीजें डिस्प्ले में लगाई हुई रहती है। तो डिस्प्ले की अगर लगी हुई कोई भी चीज आपको पसंद आती है, आप उस दुकानदार के पास जाके बोलते हो कि सर वो चीज मुझे खरीदनी है, क्या आप मुझे वो चीज बेचेंगे? ये आपका ऑफर होता है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो जब भी एक दुकानदार अपने डिस्प्ले में काफी सारी चीजें लगाता है, इसका मतलब ही इज नॉट गिविंग एन ऑफर, रादर ही इज इनवाइटिंग यू कि आप ऑफर दो, हमें एक्सेप्ट करना होगा तो हम करेंगे, वरना आप बात को यहीं पे छोड़ दो। सो क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है? जी हाँ, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस आता है, लेकिन इनविटेशन टू ऑफर के बाद ऑफर आता है, और ऑफर के बाद फिर इनविटेशन आता है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो बहुत सारे मॉल्स में, बहुत सारे बड़े बड़े शॉप्स के अंदर जो भी सामान डिस्प्ले में रखा जाता है, क्या ये ऑफर है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, जहां पे वो लोग आपको इन्वाइट कर रहे हैं। किस चीज के लिए इन्वाइट कर रहे हैं? टू कम and make us the offer, and if we are willing we will be accepting it, and if we are not willing we will not be accepting it, ठीक है जी। ये एक चीज अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा वो ऑफर ही क्या जो कम्युनिकेट ना किया हो। अगर मेरी बात ध्यान से समझना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से, लीगल चीज़ों को साइड में रखते हुए, अगर मैं मेरी क्रश को मेरे फीलिंग्स के बारे में बता ही नहीं पाया तो कैसे बात बनेगी? सी आई विल हैव टू गिव अ ट्राई, राइट। अनलेस एंड अनटिल आई विल नॉट गिव अ ट्राई, बात कैसे बनेगी? यानी मेरी जो फीलिंग्स है, हम लोगों ने देखा ना, देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस। मेरी इच्छा है, वो इच्छा मैं जाहिर कर रहा हूं, तो जब तक मेरी इच्छा कम्युनिकेट नहीं होगी, मुझे कैसे समझ में आएगा कि सामने वाला बंदा मेरी इच्छा को एक्सेप्ट करेगा कि रिजेक्ट करेगा? सो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पता उनको भी वही फीलिंग्स है जो आपको फीलिंग्स है। तो ये चीज़ कब कंप्लीट होगी? ये चीज़ कब कंप्लीट होगी? जब आप कम्युनिकेट करेंगे, बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन बात कहीं पे भी नहीं चलेगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अच्छा, स्पेशल टर्म्स की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, कभी कभी बेसिकली जब भी आप देखो ट्रांसपोर्ट का अगर आप कोई सर्विसेज लेते हो, राइट, या तो कोई लॉन्ड्री सर्विसेज अगर आप लेते हो, है ना, तो बहुत सारी जगहों के पीछे ना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ये कोई इनवॉइस है, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूं, मान के चलते ये कोई इनवॉइस है जो कि मैंने आपको दिया है। सो बहुत सारी चीजों के पीछे अगर आप देखोगे ना, काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए रहते हैं, राइट। तो ये स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस का भी कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर सामने वाला बंदा इज नॉट अवेयर अबाउट द स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन, हाउ कैन ही बी मेड ऑब्लिगेटेड ऑन दैट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ड्राई क्लीनिंग के बारे में, मान के चलते हैं आपका कोई अच्छा खासा लहंगा है, अच्छा खासा सूट है जो आपने ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया है, तो जहां पे भी आपने ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया है, वो आपको एक रिसीट देगा कि यू हैव गिवन योर क्लोथ्स ओवर हियर, हम लोग इसको ड्राई क्लीन करके आपको देंगे। और उसी बिल के एक्नॉलेजमेंट के पीछे लिखा है कि ड्राई क्लीनिंग करते समय अगर आपके सामान को कुछ हो जाता है तो वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। इट्स अ स्पेशल कंडीशन। मतलब हम लोग आपको कोई काम करने के लिए दे रहे हैं, बट काम करते करते अगर आपके सामान को नुकसान हो जाता है तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एज अ कंज्यूमर आपको नहीं लगता ये मुझे पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट टू बिफोर गिविंग द वर्क टू यू, राइट। इसीलिए यहां पे ये चीज लिखा है कि अगर कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है तो ये स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस का भी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस का कम्युनिकेशन क्लियरली नहीं हो रहा है तो उस केस में ऑफर की वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है। अल्टीमेटली आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा, ऑफर आप क्यों कर रहे हैं? ये दिस इज डन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग द कंसेंट, अप्रूवल, रजामंदी, ठीक है। ऑफर शुड नॉट इम्पोज एन अननेसेसरी ऑब्लिगेशन टू कम्युनिकेट नॉन एक्सेप्टेंस। देखो यार, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर मैं कोई भी चीज आपके साथ अगर डिस्कस कर रहा हूं तो डिस्कस करने के पीछे का बेसिक रीजन क्या है कि बॉस मैं आपको बता रहा हूं, राइट, इफ इट इज एक्सेप्टेड वेल एंड गुड, योर एक्सेप्टेंस आल्सो हैज टू बी कम्युनिकेटेड। बट अगर ये चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं तो मैं सामने वाले पार्टी के ऊपर नॉन एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कोई ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकता हूं। एग्जाम्पल मान के चलते हैं वी बोथ आर पार्टीज टू ट्रांजैक्शन। मैंने आपको क्या बोला कि कमिंग संडे तक अगर आप मुझे कुछ नहीं बोलोगे तो मैं मान के चलूंगा कि आपके तरफ से हाँ है, राइट। यानी यू आर पुटिंग एन ऑब्लिगेशन कि नॉन एक्सेप्टेंस, इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर यू विल हैव टू कम्युनिकेट एब्सोल्युटली यस। तो इस तरीके का ऑब्लिगेशन क्या आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर डाल सकते हो? इसका जवाब ना है। ये चीज अपने को क्लियरली समझ के चलना है। सर ये सारी की सारी चीजें क्या है?
प्रैक्टिकली अगर मैं आपके साथ बात करता हूं सेक्शन नंबर 2A के बारे में, जो हम लोगों ने ऊपर डेफिनेशन देखा, ये उसी डेफिनेशन का पूरा ब्रेकअप है, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बांटा है ताकि अपने को पूरी क्लैरिटी आए कि ऑफर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। Now since we have understood what is offer, we have understood कि what are the essential elements of offer, let us now understand what are the different types of offer। ठीक है जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो अपने को यहाँ पे थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा, यहाँ पे चीजों को हम लोग थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। एक एक करके अपन समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं अगर आपके साथ बात करता हूं तो यहाँ पे पहला कैटेगरी ऑफ ऑफर होता है जनरल ऑफर। व्हाट इज जनरल ऑफर? जनरल ऑफर एक ऐसा ऑफर है विच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश करता हूँ। इमेजिन अ सिचुएशन जहां पे मैंने अपने चाय वाला एग्जांपल, राइट, मेरे कम से कम 15-20 दोस्त लोग साथ में बैठे हैं एंड 15-20 दोस्तों में से मैंने जनरली किसी को भी पूछा कि क्या आप में से कोई व्यक्ति मेरे साथ चाय पीने चल सकता है, राइट। सो जो भी व्यक्ति मेरे साथ चाय पीने चल सकता है वो इस बाजू आ जाए। सो अगर कोई पर्सन इस बाजू आ रहा है दैट मीन्स ही इज एक्सेप्टिंग द टर्म्स ऑफ ऑफर, राइट, वो यहाँ पे आ गया, मतलब ही इज रेडी टू गिव हिज एक्सेप्टेंस एंड एक बार वो बंदा एक्सेप्टेंस दे सकता है तो बात हो सकता है। तो व्हाट इज जनरल ऑफर? दिस इज एन ऑफर व्हिच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, राइट। एनीवन, when I'm using the word anyone means anyone can accept the terms and conditions of the offer। ये हो सकता है सिर्फ और सिर्फ जनरल ऑफर के अंदर। दो केस लॉस है जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड सेकंड केस लॉ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज गुड गर्ल सोप। यहाँ पे भी वही हुआ था, ठीक है, जो कार्लिल के केस में हुआ था। सेकेंडली अगर मैं आपके साथ बात करता हूं तो स्पेसिफिक ऑफर करके एक सेकेंड कैटेगरी है ऑफर्स का, जहां पे आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपना ऑफर दे रहे हो। एग्जाम्पल, मिस्टर ए, दिस ऑफर है स्पेसिफिकली फॉर यू, क्या आप मेरे साथ चाय पीने चलोगे? सो अगर मैं स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर दे रहा हूं तो बट ऑब्वियसली मेरे को एक्सेप्टेंस किससे आना चाहिए? उस स्पेसिफिक पर्सन से आना चाहिए। अगर वो स्पेसिफिक पर्सन को छोड़ के कोई दूसरा बंदा मेरे को एक्सेप्टेंस दे रहा है तो क्या उसका एक्सेप्टेंस मेरे लिए रिलेवेंट है? बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड टेक केयर। तीसरी चीज अगर मैं आपके साथ बात करता हूं तो यहाँ पे काउंटर ऑफर की मैं आपके साथ बात करता हूं। सर व्हाट इज काउंटर ऑफर? काउंटर ऑफर इज ऑल अबाउट क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। काउंटर ऑफर इज ऑल अबाउट क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। सामने वाला बंदा जो भी आपको ऑफर दे रहा है आप उसको काउंटर कर रहे हो। सर इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हो? मैं आपको बोल रहा हूं कि बॉस मेरे पास एक कार है, ये कार मैं आपको 25 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार हूं, बराबर है। आपने क्या किया? नेगोशिएशन करने के पर्सपेक्टिव से आपने मुझे बोला कि सर 25 लाख बहुत ज्यादा है, एक काम करते हैं आप मुझे 20 लाख रुपीस में ये कार बेचोगे। यानी क्या मेरा दिया हुआ ऑफर को आपने काउंटर किया? यस, तो इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर ऑफर एंड इस चीज को बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। व्हाई इट इज नोन एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस? बिकॉज मेरी जो गाड़ी है वो आप परचेस तो करना चाहते हो बट नॉट एट 25 लाख, एट 20 लाख। सो देयर इज अ डिफरेंस, राइट। सो प्रैक्टिकली अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, अगर आप मेरे साथ काउंटर ऑफर के बारे में बात करते हो तो काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। अब समझना मेरी बात, मैंने अपनी गाड़ी बेचनी चाहिए, 25 लाख रुपए में बेचनी चाहिए। जैसे ही आप 20 लाख रुपया मुझे कोट करते हो, इसका मतलब मेरा जो 25 लाख का ओरिजिनल ऑफर था दैट स्टैंड्स रिजेक्टेड एंड जैसे ही मेरा ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो चुका है तो दोबारा से अगर मेरे ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना है तो दोबारा से ऑफर देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज काउंटर ऑफर? इट इज ऑल अबाउट क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। दोस्तों थोड़े समय के बाद अभी आप एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ोगे और जब आप एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे एक चीज आपको समझ में आएगा कि हमारा जो एक्सेप्टेंस है वो कैसा होना चाहिए। हमारा जो एक्सेप्टेंस है वो अनक्वालिफाइड होना चाहिए, हमारा जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए ऑल द एस्पेक्ट्स के अंदर एंड कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए। सर मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हो कि मेरा जो ऑफर है वो कंडीशनल हो सकता है? यस, बट मेरा जो एक्सेप्टेंस है दैट विल ऑलवेज हैव टू बी अनकंडीशनल, क्योंकि मेरा एक्सेप्टेंस अगर कंडीशनल है तो इट विल अमाउंट टू काउंटर ऑफर एंड काउंटर ऑफर जब भी होगा इट विल बी कंसिडर्ड एज रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है जी, सॉर्टेड। चौथी चीज अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात करता हूं तो क्रॉस ऑफर के बारे में। सिंपल है, क्रॉस ऑफर इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो। मेरे तरफ से एक ऑफर आपके पास आया है, सेम ऑफर आपने भी मुझे दिया है इन इग्नोरेंस ऑफ माय ऑफर, राइट। ऑफर के साथ ऑफर जब टकराता है तो बात नहीं बनेगी, कैची साथ में रहेंगे तो नहीं चलेगा, कैची के साथ यहाँ पे पेपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके आप चीजों को आगे लेके जा सकते हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो व्हाट इज क्रॉस ऑफर? जहां पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को आइडेंटिकल ऑफर्स देते हैं। मैंने आपको बोला कि क्या आप मेरी कार 25 लाख में खरीदेंगे, इतने में आपने मुझे बोला कि क्या आप मुझे अपनी कार 25 लाख में बेचेंगे। सेम ऑफर से, सेम गाड़ी की बात कर रहे हैं, इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर। मैंने ऑफर किया,
ये जाने कि आपके तरफ से भी कोई ऑफर आया, आपने मुझे ऑफर दिया, ये बिना जाने कि मेरे तरफ से भी कोई ऑफर आपके पास गया है, राइट। सो इग्नोरेंस ऑफ ओरिजिनल ऑफर, तो इस सिनेरियो के अंदर कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, ये चीज अपने को समझना है। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स है, राइट। General offer, which is an offer which is made to public at large. Specific offer, which is made to specific person. Counter offer is an offer which is made क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के साथ। एंड चौथा क्रॉस ऑफर की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं तो क्रॉस ऑफर के अंदर यहाँ पे कोई ऑफर नहीं है, बिकॉज एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज अपने को समझ के रखना है कि अगर मैं आपके साथ बात करता हूं इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस है। ऑफर का नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे एक्सेप्टेंस होता है, लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर का नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ऑफर होगा एंड देन नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे एक्सेप्टेंस होगा। आई होप दिस आर गेटिंग क्लियर। सर ऑफर के बारे में तो सारी चीजें जानकारी आ गई, अब थोड़ा थोड़ा करके मैं आपके साथ एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता हूं, ठीक है। इर्रेस्पेक्टिव आप कोई भी स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो, इर्रेस्पेक्टिव आप किसी भी लेवल के स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो, सेक्शन विल नॉट चेंज। जब भी मैं आपके साथ बात करता हूं 2A की, 2A विल रिमेन 2A, चाहे आप बेरेक से पढ़ो, चाहे आप CA के बुक से पढ़ो, चाहे आप CS के बुक के पढ़ो, चाहे आप CMA के बुक से पढ़ो, चाहे आप इंटर लेवल से पढ़ो, चाहे आप फाउंडेशन लेवल से पढ़ो, द डेफिनेशन विल रिमेन सेम। एंड यही लॉ की खासियत है। इर्रेस्पेक्टिव, दिस इज व्हाई आई स्टेटेड, इर्रेस्पेक्टिव आप किस स्ट्रीम के अंदर हो, इर्रेस्पेक्टिव आप किस लेवल के अंदर हो, आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो, राइट। सेक्शन नंबर 2A ऑफर के बारे में बात कर रहा था, अब बेसिकली मैं आपके साथ सेक्शन नंबर 2B यानी एक्सेप्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं। क्वाइटली समझते हैं इसको। जिस तरीके से ऑफर के डेफिनेशन को हम लोगों ने छोटे टुकड़ों के अंदर बांटा, उसी तरीके से एक्सेप्टेंस के डेफिनेशन को भी हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांटते हैं, राइट। एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन अपने को यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करता है, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड। अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोजल? प्रपोजल का मतलब यहाँ पे ऑफर होता है। व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, अपन ने डिस्कस किया, देयर आर टू पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टी हु इज मेकिंग द ऑफर इज नोन एज ऑफरर, द पार्टी टू हुम ऑफर इज बीइंग मेड इज नोन एज ऑफरी। यानी यहां पे आप ऑफर किसको कर रहे हो? ऑफरी को कर रहे हो। यानी जब आपका ऑफरी यहां पे अपनी कंसेंट दे देता है, आप देखो कितने ये डेफिनेशंस आपस में इंटर रिलेटेड है। सेक्शन नंबर 2A बोलता है देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, राइट, टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, व्हाई इट इज बीइंग डन, फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, यानी ऑफरी का कंसेंट हासिल करने के लिए। तो जब ऑफरी यानी जिसको आपने ऑफर दिया है वो अगर आपको आपका कंसेंट देता है तो बात यहीं पे बन जाती है, इसके आगे जाने की अपने को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। सो जब भी जिसको आपने ऑफर दिया है अगर वो आपको अपनी कंसेंट दे देता है, असेंट दे देता है, अप्रूवल दे देता है, रजामंदी दे देता है, तो आपके प्रपोजल को एक्सेप्टेड करके माना जाएगा, राइट। सो डेफिनेशन का पहला पार्टी क्या बोलता है, व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, मतलब यहां पे ऑफरी की बात हो रही है, बराबर है। सिग्निफाइज हिज असेंट, मतलब यहां पे कंफर्मेशन की बात हो रही है। एंड तीसरे पार्ट के अंदर एक बार सामने वाले बंदे ने अपना ऑफर को एक्सेप्टेंस दे दिया, इसका मतलब दैट प्रपोजल विल बिकम प्रॉमिस। आप समझना मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, राइट। ऑफर के साथ जब एक्सेप्टेंस जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा प्रॉमिस। और यही चीज तो है जो अपने को सेक्शन नंबर 2B बताने की कोशिश कर रहे हैं, द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, एज सिंपल एज इट कैन बी, राइट। अब जिस तरीके से, एक मेरी बात ध्यान से समझना, यहां पे थोड़ी सी और बात की हुई है। क्या बात की हुई है, मेरी बात ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले अगर आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया है, यानी ये स्पेसिफिक ऑफर की बात कर रहे हैं, जनरल ऑफर की बात नहीं कर रहे, तो एक्सेप्टेंस किसके तरफ से आना चाहिए? उस स्पेसिफिक पर्सन की तरफ से आना चाहिए। मैं अगर ए को प्रपोज कर रहा हूं और मेरे को बी उसके बदले में एक्सेप्टेंस दे रही है, तो उसके बी का एक्सेप्टेंस का मैं क्या करूंगा, उसको डाल दूंगा कचरे के डब्बे में, एक्सेप्टेंस को, राइट। ये चीज अपने को समझ के चलना चाहिए। सो आइडियली अगर मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दे रहा हूं तो एक्सेप्टेंस भी उस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से आना चाहिए। वो पर्टिकुलर पर्सन छोड़ के अगर किसी से एक्सेप्टेंस आ रहा है तो उसका और मेरा आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली, अगर आप वर्ल्ड एट लार्ज को यानी पब्लिक को ऑफर दे रहे हो तो एनी वन कैन एक्सेप्ट द ऑफर, बस जो भी कंडीशंस मैंने आपको बताया उसको, वो कंडीशंस को फुलफिल करना है। अब जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑफर को वैलिड ऑफर बनने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि एक्सेप्टेंस को वैलिड एक्सेप्टेंस बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सेप्टेंस सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है जिसको ऑफर दिया गया है। वेरी मच कॉमन, वेरी मच बट ऑब्वियस, राइट। आप अपने पापा से कुछ बात कर रहे हो, यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपके पापा उसका जवाब देंगे, बराबर है। आप अपनी पड़ोसी के साथ कुछ बात कर रहे हो,
और कोई और अगर जवाब दे रहा है तो क्या आप उसमें इंटरेस्टेड रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने सवाल किससे पूछा है? पड़ोसी से। मेरे को एक्सेप्टेंस किसके आना चाहिए? पड़ोसी से आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली मेरा जो एक्सेप्टेंस है वो कैसा होना चाहिए? पहली बात तो एब्सोल्यूट होना चाहिए, दूसरी बात तो अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अनक्वालिफाइड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर शर्त या कंडीशन है तो मेरा एक्सेप्टेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। एंड एब्सोल्यूट का मतलब इट शुड बी कंप्लीट इन ऑल द एक्सेप्ट। आधा अधूरा नहीं चाहिए मेरे को यार, राइट। क्लियर कट बता दो कि इधर इट्स यस और नो, या तो इस पार या तो उस पार, राइट। सो एक्सेप्टेंस अगर अनक्वालिफाइड है तो वेल एंड गुड। एक्सेप्टेंस अगर क्वालिफाइड है तो वो काउंटर ऑफर बन जाएगा, विच मीन्स देयर इज रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। एंड ऑफर ही जब रिजेक्ट हो गया तो प्रॉमिस बनेगा ही नहीं। तो कंसिडरेशन आप किसके साथ जोड़ोगे, अग्रीमेंट कैसे बनेगा, और एनफोर्सेबिलिटी आप किसकी चेक करोगे, ठीक है जी। तीसरा देखो, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अगर अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर रहा हूं किसी व्यक्ति के सामने, मतलब आई एम कम्युनिकेटिंग माई ऑफर, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर पर्सन एज वेल टू कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस टू मी। अगर हाँ है, आपके भी फीलिंग्स है तो लेट मी कम्युनिकेट। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो हाउ विल आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे वाइब्स मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? प्रिस्क्राइब्ड या तो फिर रीजनेबल मोड के अंदर होना चाहिए। सर इसका मतलब क्या होता है? समझना, मैंने आपको एक ऑफर दिया, लेट अस से मैंने आपको बोला कि बॉस मेरे को ना एक आपकी सर्विसेज को अवेल करना है। लेट अस से कि आप कोई अच्छे खासे सिंगर हो, मेरे को मेरे रेस्टोरेंट के लिए आपको अप्रोच करना है। मैंने क्या बोला कि सर मेरा एक 4 स्टार होटल है, राइट। यूजुअली इवनिंग के टाइम पे जब लोग स्नैक्स खाते हैं तो क्या आप मेरे यहाँ पे अपनी सर्विसेज को परफॉर्म करोगे, गाना गाने का, बैंड बजाने का, ठीक है। अब ये तो सीधी सीधी बात हो गई। सो अगर आप मेरे बताए हुए ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, क्योंकि ईमेल मेरा फुल है। मतलब जब भी मैंने आपको ऑफर दिया था तो क्या मैंने उस ऑफर के साथ आपको बताया था कि एक्सेप्टेंस किस तरीके से कम्युनिकेट करना है? यस। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी आप एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करोगे मेरे को प्रिस्क्राइब मोड के अंदर करोगे। व्हाट इज प्रिस्क्राइब मोड? यानी जो मोड मैंने स्पेसिफाई किया है उसी मोड के हिसाब से आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मोड के अंदर होना चाहिए या तो रीजनेबल मोड के अंदर होना चाहिए। मैंने आपको व्हाट्सएप बोला, आप अगर मेरे को टेलीग्राम पे या स्नैपचैट पे मेरे को उसका कंफर्मेशन दोगे तो आई एम नॉट बाउंडेड बाय योर एक्सेप्टेंस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ईमेल बोला है, व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन दिया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्सेप्टेंस। यहाँ पे दो अलग अलग चीजें की बात हो रही है। जैसे मैंने बताया वैसे मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए, वरना आप अपना एक्सेप्टेंस अपने पास रखो, सीधी बात है, राइट। एक्सेप्टेंस कैसा देना चाहिए? रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर होना चाहिए। मैंने आपको आज प्रपोज किया है, आप मुझे मेरी शादी के बाद अप्रूवल दे रहे हो, क्या करूंगा मैं? आपके एक्सेप्टेंस का डाल दूंगा उसको कचरे के डब्बे में, राइट। नाउ इफ देयर इज सम टाइम पीरियड विच इज स्पेसिफाइड इन दी ऑफर, आपको उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड आपको रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, मैंने आपको क्या बोला कि सर मैं आपको मेरी गाड़ी बेचने के लिए तैयार हूं, राइट, प्रोवाइडेड आप इसका कंसेंट मुझे संडे तक दे देंगे। यानी मैंने ऑफर ये कब तक ओपन रखा है? संडे तक ओपन रखा है। तो अगर आप मुझे एक्सेप्टेंस मंडे को देते हो तो क्या आपके एक्सेप्टेंस की कोई वैल्यू है? नहीं। क्या मेरा ऑफर वैलिड है? नहीं। तो जब मेरा ऑफर ही वैलिड नहीं है तो आप चीजों को आगे कैसे लेके जा सकते हो? दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर आना चाहिए बिफोर ऑफर लैप्सेस। लैप्सेस का मतलब क्या होता है? ऑफर एक्सपायर होने से पहले आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? कंफर्मेशन देना पड़ेगा, बताए हुए मोड के हिसाब से देना पड़ेगा, बताए हुए टाइमिंग्स के अंदर देना होगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रिसीड एन ऑफर। प्रिसीड का मतलब पहले होता है। यार सिंपल सी बात है, आप मेरे को बताओ, जब तक मैं ऑफर ही नहीं करूंगा क्या कोई एक्सेप्टेंस दे सकता है? अब एग्जाम्पल समझने की बात है, मैं मान के चलो अपनी फ्रेंड के साथ कहीं पे गया था डिनर पे, वहां पे डिनर कर दिया। डिनर करने के बाद, राइट, वी वर जस्ट कैजुअली हैविंग सम डिस्कशन। डिस्कशन करते करते ऑल ऑफ सडन में नीचे झुका अपने शू की लेस बांधने के लिए। अब मैं नीचे क्यों झुका? अपनी शू की लेस बांधने के लिए। लेकिन मेरी फ्रेंड को क्या लगा कि ये प्रपोजल के लिए नीचे झुका है। एंड जैसे ही मैं नीचे झुका, शी स्टार्टेड सेइंग यस यस यस। कैन आई से उसके यस का यहाँ पे कोई भी रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि मैंने जब ऑफर ही नहीं दिया है, प्रपोज ही नहीं किया है, तो प्रपोजल का एक्सेप्टेंस आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? देयर इज अ डिफरेंस, राइट। सो पहला स्टेप ऑफर होगा, सेकेंड स्टेप एक्सेप्टेंस होगा। एक्सेप्टेंस कभी भी ऑफर से पहले नहीं आ सकता, ये चीज का क्लैरिटी हो जाना चाहिए, ठीक है। रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल। दोस्तों अपन ने पढ़ा ऊपर, काउंटर ऑफर के केस में अगर आप कोई नेगोशिएशन करके कोई दूसरी कंडीशन डालते हो, या तो फिर अगर आपने पहली बार में ऑफर रिजेक्ट कर दिया
और बाद में आपको गिल्टी महसूस हुआ, बाद में गिल्टी महसूस होने के बाद आप मेरे पास आके बोलते हो सॉरी सर, जो आपने ऑफर दिया था मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अरे भाई, वो ऑफर चला गया और टाइम पीरियड भी चला गया। अगर आपको एक्सेप्टेंस देना है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा कि मैं दोबारा से कब ऑफर दे रहा हूँ, बराबर है। वंस द ऑफर इज रिजेक्टेड, उसके बाद आप दोबारा से उस ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते हो। अगर आप दोबारा से एक्सेप्टेंस देना चाहते हो तो मुझे दोबारा से ऑफर देना पड़ेगा, वरना वो बात नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब ऑफर, एक्सेप्टेंस, ओके, ऑफर, मैंने क्यों क्यों लिखा, ठीक है, ऑफर एक्सेप्टेंस अगर हो जाता है, ऑफर एक्सेप्टेंस अगर हो जाता है तो प्रॉमिस बनेगा। ऑफर रिजेक्शन अगर आ जाता है तो बात खत्म, ऑफर सिर्फ यहां पे खत्म हो जाएगा। लेकिन ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद फिर एक्सेप्ट कर रहे हो तो बात नहीं बन पाएगी। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा देखो क्या है, मेरे साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इररिस्पेक्टिव आप कौन से भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, ये चीजों के ऊपर केस स्टडीज आने की पॉसिबिलिटी है। मेरे साइलेंस मतलब मान के चलो, जब भी आप आपस में एक दूसरे के साथ डीलिंग कर रहे हो, एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हो, कोई व्यक्ति अगर चुप रहता है, मेरे साइलेंस, रिमेनिंग साइलेंस, दिस डज नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस अनलेस एंड अदरवाइज देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक। ठीक है, मतलब अगर हम दोनों पार्टीज टू ट्रांजैक्शन है, यू आर ट्राइंग टू डिस्कस विथ मी, यू आर ट्राइंग टू गिव मी एन ऑफर एंड आई एम रिमेनिंग साइलेंट, साइलेंट ट्रीटमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस। ये चीज अपने को समझना है, ठीक है। साइलेंट, मेरे साइलेंस विल नॉट बी अमाउंटिंग टू एक्सेप्टेंस, बट एक चीज ध्यान में रखना है, जब जब मेरी ड्यूटी है बोलने की तब तब मुझे बोलना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये चीज अपने को समझना है, ठीक है। सो मतलब सिंपल सी बात है। आई होप यहाँ तक सारे के सारे ऑफर के बारे में चीजें क्लियर है। तो सेक्शन ए क्लियर है, सेक्शन 2A क्लियर है, सेक्शन 2B क्लियर है, सेक्शन 2A ऑफर और उसके लीगल रूल्स क्लियर है, सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस और उसके सारे के सारे लीगल रूल्स क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि क्या हमारा जो ऑफर, देखो यार सीधी सी बात है, आपने एक चीज तो पहले पढ़ा कि ऑफर का भी कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऑफर जब तक कम्युनिकेट नहीं होता है तब तक एक्सेप्टेंस नहीं आ सकता है ना। ये चीज अपन ने पढ़ा है कि एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रीसीड ऑफर, और जब तक एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं होता है तब तक ऑफर इज नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गो हेड विद द थिंग। सिंपल सी बात है। तो ऑफर का भी कम्युनिकेशन जरूरी है और एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन जरूरी है। तो आपका ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा ये समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है कि अगर आप चाहते हो कि आपका ऑफर वैलिड हो, आपका एक्सेप्टेंस वैलिड हो, तो आपका ऑफर, ऑफरी को कम्युनिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बराबर है। क्योंकि ये ऑफर कौन देता है, ये ऑफर यहाँ पे ऑफरर देता है। तो ऑफरर का ये ऑफर ऑफरी तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक्सेप्टेंस की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं तो ऑफरर तक ये बात पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ए पार्टी बी पार्टी को ऑफर दे रहा है कि मैं आपको मेरी कार यहाँ पे 15 लाख रुपए में बेच रहा हूं, तो दिस इज ऑफरर, दिस इज ऑफरी, राइट। ये ऑफर इन तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है और इनका एक्सेप्टेंस इन तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाके कम्युनिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट होगा एंड तब जाके आप उसको वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो, ठीक है जी। सो आपका ऑफर कब कंप्लीट होगा, जब आप जिस भी व्यक्ति को ऑफर देने की कोशिश कर रहे हो उसके नॉलेज में बात आ जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि ये ऑफर मेरे लिए है, तब जाके आपका ऑफर कंप्लीट होगा। अब आप ऑफर कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो ये टोटली आपके ऊपर है। आप वर्ड्स के जरिए भी कम्युनिकेट कर सकते हो, पार्टीज ऑफ कंडक्ट के जरिए भी कर सकते हो। एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मुझे अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ चाय पीने जाना है, राइट, तो देयर शुड बी क्लैरिटी। मैं उसके पास जाके बोलता हूं कि सर चलो चाय पी के आएंगे, बराबर है। तो इस केस में क्या मैंने शब्दों का इस्तेमाल करके अपना ऑफर, अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर की है, जी हाँ। सो द ऑफर हैज केम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम आई एम सपोज टू मेक। जैसे ही उस पर्सन के नॉलेज में आ गया, माई ऑफर विल स्टैंड्स कम्युनिकेटेड। अच्छा, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम परस्पेक्टिव से इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके ऊपर का केस स्टडी भी पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। ऑफर की अगर मैं बात करता हूं तो जिसको आप ऑफर कर रहे हो उसके नॉलेज में बात आ गई, मतलब आपका ऑफर कंप्लीट हो चुका है, कम्युनिकेट हो चुका है। लेकिन एक्सेप्टेंस को यहाँ पे दो कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। पहला कैटेगरी एज अगेंस्ट प्रपोजर यानी ऑफरर की बात करें, एज अगेंस्ट एक्सेप्टर यानी ऑफर की बात हो रही है। तो जब भी एज अगेंस्ट प्रपोजर की मैं आपके साथ बात करता हूं, जैसे ही ट्रांसमिशन में आपने डाला है, ऐसे माना जाएगा कि आपका जो एक्सेप्टेंस है वो सामने वाले बंदे के पास कम्युनिकेट हो चुका है, राइट। लेकिन जब मैं एक्सेप्टर के पर्सपेक्टिव से आपके साथ बात करता हूं
प्रपोजर तक यानी ऑफरर तक आपकी बात पहुंच जानी चाहिए, तब जाके आप उसको आगे लेके जा सकते हो। तो ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से फोकस करा। अगेंस्ट प्रपोजर की अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो ट्रांसमिशन प्रपोजर, ये चीज थोड़ा सा हिंट है। एंड अगर मैं अगेंस्ट आपके एक्सेप्टर के बारे में बात कर रहा हूं तो यहां पे सामने वाले बंदे के नॉलेज में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। कम्युनिकेशन ऑफ व्हाट? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। पहले बात तो अपन ने देखा ऑफर क्या होता है, फिर हमने देखा एक्सेप्टेंस क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा कि एक्सेप्टेंस किस तरीके से कम्युनिकेट होता है और वो कब कंप्लीट होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेप्टेंस किस तरीके से कंप्लीट होता है, वो कब कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी से, दो अलग अलग एंगल से इसको देखा जाता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसका चार्ट बना सकते हो तो बना लेना, ये चीज आपको मदद करेगी। अब थोड़ी सी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं अबाउट रिवोकेशन। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपका मेरा हर एक पर्सन का अधिकार बनता है। व्हाट इज रिवोकेशन? पहले तो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिवोकेशन इज ऑल अबाउट टेकिंग बैक और विड्रॉवल। मैंने अगर आपको कोई ऑफर दिया है तो क्या मैं ये ऑफर को विड्रॉ कर सकता हूं? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस। मैंने अगर आपको कोई एक्सेप्टेंस दिया है तो क्या आप अपने एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकते हो? अगेन द आंसर इज यस। बट थोड़ा सा यहाँ पे टाइमिंग्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खेल है कि आप कब ऑफर को विड्रॉ कर सकते हो एंड कब आप एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकते हो और कब नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं आपके साथ प्रपोजल के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रपोजल का मतलब यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? ऑफर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या मैं ऑफर को विड्रॉ कर सकता हूँ? क्या मैं दिए हुए ऑफर को वापस ले सकता हूं? तो यस, यहां पे क्या बोलता है? द ऑफर में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजर। मतलब मैंने आपको बोला ना, ये रामबाण इलाज है। ये चीज अगर आप लोगों ने लिख ली तो कहीं पे भी कोई भी केस स्टडी आए आपको यहां पे दिक्कत नहीं होगी, राइट? यानी आप अपने ऑफर को रिवोक कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, वापस ले सकते हो। यस, कब? जब आपको सामने वाले बंदे का एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं आया है और उसका एक्सेप्टेंस अभी तक आपके पास कम्युनिकेट नहीं हुआ है, आप क्या कर सकते हो? अपने प्रपोजल को बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हो। कोई चिंता की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, एक्सेप्टेंस को अगर आप विड्रॉ कर सकते हो, जी हाँ, आप अपने एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकते हो बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। सर इसको याद रखने की ट्रिक बता सकते हो? पी फॉर प्रपोजल, है ना? यहां पे भी प्रपोजल है, यहां पे भी प्रपोजल है, यहां पे एक्सेप्टेंस की बात आ रही है तो यहां पे भी एक्सेप्टर की बात आ रही है। सो प्रपोजल अगेंस्ट प्रपोजर, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, इस तरीके से आप चीजों को थोड़ा सा याद रख सकते हो। ठीक है जी। सो आई होप ऑफर क्या है, क्लियर है। एक्सेप्टेंस क्या है, क्लियर है। क्या ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेशन करना जरूरी है? यस। क्या आप इन दोनों चीजों को विड्रॉ कर सकते हो? यस। अब मैं आपके साथ बात करता हूं कि रिवोकेशन करने के क्या क्या तरीके हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स। सबसे पहले मोड की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं तो दे आर टॉकिंग अबाउट नोटिस ऑफ रिवोकेशन, यानी सामने से सीधे सामने वाले बंदे को कम्युनिकेट किया कि बॉस, मैंने जो आपको ऑफर दिया था वो ऑफर मैं अब विड्रॉ कर रहा हूं, मैंने जो आपको एक्सेप्टेंस दिया वो एक्सेप्टेंस में विड्रॉ कर रहा हूं, राइट? आप समझना, देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ गिविंग ऑफर, देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ गिविंग एक्सेप्टेंस। मैंने आपको बाय लेटर, बाय पोस्ट अगर एक्सेप्टेंस भेजा है, एक्सेप्टेंस आपके पास पहुंचे उसके पहले ही मैंने आपको कॉल करके बोल दिया कि सर एक पोस्ट मैंने आपको भेजा है, जिस पोस्ट के जरिए मैंने आपको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किया करने की कोशिश की थी, बट वो पोस्ट आप तक पहुंचे उसके पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि प्लीज आप उसको कंसीडर मत करना, मेरी तरफ से ऑफर रिजेक्टेड है। ठीक है। सो बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। नंबर 2, लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। लैप्स का मतलब क्या होता है? एक्सपायरी। 7 दिन का टाइम पीरियड दिया था आपको मैंने ऑफर को एक्सेप्ट करने का, आपने 7 दिन के अंदर किया नहीं, तो जब आप 7 दिन के अंदर नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली मेरा जो ऑफर है वो क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। तीसरा, अगर पार्टीज पागल हो गए, पार्टीज की मृत्यु हो जाती है तो बाद में सी यार, ट्रांजैक्शन करने के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए, उसमें से अगर एक व्यक्ति मर जाता है, पागल हो जाता है, इंसानिटी हो जाती है, तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन को आगे कैसे बढ़ाओगे? ठीक है। अगर आपने कंडीशंस के कोई ऑफर को नहीं फुलफिल किया, कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो ऑफर है ये कंडीशनल हो सकता है क्या? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली यस। लेकिन हमारा जो एक्सेप्टेंस है ये हर हालत में कैसा होना चाहिए? हर हालत में हमारा एक्सेप्टेंस यहाँ पे अनकंडीशनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके जी। सो अगर मैंने ऑफर के साथ कोई कंडीशंस बताई थी और वो कंडीशंस अगर आप फुलफिल नहीं करते हो, अगेन देयर इज लैप्स ऑफ ऑफर, राइट? काउंटर ऑफर के केस में भी देयर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर एंड नॉन एक्सेप्टेंस, है ना? अगर आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्टेंस मेरे बताए हुए नुक्ते के हिसाब से नहीं किया, मेरे बताए हुए मोड के हिसाब से नहीं किया, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस। ठीक है। सो आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर है।
हम लोगों ने ऑफर सेक्शन 2A के बारे में डिस्कस किया, उसके लीगल रूल्स के बारे में डिस्कस किया, एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की, उसके लीगल रूल्स के बारे में डिस्कस की, हम लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया, रिवोकेशन के बारे में डिस्कस किया। तो आई होप ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज क्लियर, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। अगर कुछ और दिक्कत होती है तो डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विथ मी, राइट। आई होप ये सीरीज आपको मदद कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अगर आपको इसके अलावा कुछ और डिफिकल्टी है तो डेफिनेटली प्लीज यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है जी, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। टिल द टाइम हैप्पी लर्निंग।